अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। यानी कि जो हमारे पास चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, इसकी हमने एक्सरसाइज 2.6 शुरू कर दी थी प्रीवियस वीडियो में और पार्ट 1 हमने किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स किए थे। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। अब पार्ट 2 करने के लिए स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो के लिए वो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देख लिए थे कि किस तरह से होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और दूसरा ये कि हमने ये भी देखा था कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होते हैं और नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम कंसिस्टेंसी पे बात करेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसके हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। या तो एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के तो उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, तीन इक्वेशंस गिवन है, 1 2 3 3, तीन इक्वेशंस गिवन है। हमने इन तीनों को सॉल्व किया, फिर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल ली। अब एक्स वाई जेड की हो सकता है एक ही वैल्यू आए, मतलब 1 2 और इसकी आ गई 4, एक ही आंसर आए, या हो सकता है इसके एक से ज्यादा आंसर्स आए। तो ऐसे सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाते हैं। अगर उनमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो एक या एक से ज्यादा आ जाए, वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर उसमें हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हमारे पास सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस तरह के सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सिस्टम कंसिस्टेंट होंगे और कौन से सिस्टम इनकंसिस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट, करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है कि सपोज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 गिवन है, ये पार्ट 1 है मेरे पास, और मुझे इसमें यही बताना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम बतानी। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। तो होमोजेनियस सिस्टम तो वो था जो यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 के इक्वल थे, वो होमोजेनियस सिस्टम है। लेकिन अगर हम नॉन होमोजेनियस की बात करते हैं तो नॉन होमोजेनियस में ये जीरो नहीं है, बल्कि कोई ना कोई नंबर के इक्वल होता है। यानी कि जो बी मैट्रिक्स हमारा बनता है वो कोई ना कोई यहाँ पे नंबर होता है, जीरो नहीं होता। तो स्टूडेंट, काम हम शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि कोई भी सिस्टम लिखा हुआ हो तो सबसे पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, राइट? तो जब मैट्रिक्स फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो तरीका क्या होता है लिखने का कि आप ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये तीन मैट्रिक्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अब ए मैट्रिक्स क्या है? जो मेरे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास? 1 2, फिर है 5। वाई का कोफिशिएंट है -2 3, देन -4। जेड का कोफिशिएंट है -2 1, और यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट है -3। तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास हो गया। एक्स मैट्रिक्स में हम कॉलम वेक्टर बनाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं किसका? जो वेरिएबल्स होते हैं। और इज इक्वल्स टू बी, बी में हमारे पास क्या है जो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे होगा? कांस्टेंट नंबर्स, -1 1 1। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में सारी नोटेशन लिख दी है। तो स्टूडेंट, अगला तरीका ये अगला जो स्टेप है वो ये होगा कि हमें इस मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, राइट? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है, अब उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे हम। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बी से, यानी कि सबस्क्रिप्ट में ये बी लिखा जाता है। अब ए बी हम मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स है वही सेम आएगा पहले तो वही सेम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया। 2 3 1, फिर है 5 -4, और फिर ये है -3। अब स्टूडेंट, इसके साथ साथ यहाँ पे चाहे तो अगर आप डॉट दे के लिखना चाहें डॉट दे के लिख लें, या अगर लाइन डालना चाहें तो लाइन डाल लें, कुछ भी ना डालना चाहें कुछ भी ना डालें। जो मेरे पास एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, मैं इसके नंबर्स यहाँ पे लिख दूंगी। तो ये मेरे पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट? अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे इक्लॉन फॉर्म में और देखेंगे कि भाई इसका रैंक क्या है, राइट? तो ये अब जो ऑपरेशन हमने इस ए मैट्रिक्स में करना है वही हमने इसमें भी करना है, यानी कि पूरा मैट्रिक्स हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशंस हैं कि अगर रैंक ऑफ ए हमने निकाला, रैंक ऑफ ए का मतलब ये है कि ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है ना, दिस इज योर ए मैट्रिक्स। इसका रैंक क्या है? इसका रैंक ऑब्वियसली 3 है। 3 क्यों है? क्योंकि इसमें नॉन जीरो रॉस 3 है। जो नॉन जीरो रॉस होती है वही तो रैंक कहलाता है। अब मुझे ये देखना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा। इसको सबस्क्रिप्ट में बी लिख दें, रैंक ऑफ ए बी, यानी कि पहले मैंने रैंक ऑफ ए चेक करना है। जो रैंक ऑफ ए होगा, अगर वही रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी निकला, दोनों रैंक इक्वल निकले। अब ये दोनों रैंक इक्वल होने की ये दो कंडीशंस हैं। अब ये दोनों रैंक इक्वल हैं, यहाँ पे भी दोनों रैंक इक्वल हैं। और जो तीसरी कंडीशन होती है इसमें, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं है, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, ये कंडीशन तो क्लियर हो गई कि भाई रैंक ऑफ ए कुछ और है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ और है, दोनों इक्वल नहीं है आपस में, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों इक्वल हैं, तो अब या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, या तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे। वन को हम लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन को यूनिक भी लिख सकते हैं, मोर को हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। कि या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन तब होगा कि जो रैंक ऑफ ए निकला वही रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकला, और ये जो नंबर आपके पास आएगा वो आपके एन के इक्वल होगा। और एन क्या है? कि जितने वेरिएबल्स आपके सिस्टम में यूज हो रहे हैं वो एन है। एक्स वाई जेड, मेरे पास 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि एन की वैल्यू 3 है। तो अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए भी 3 आ गया, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 आ गया, और वेरिएबल्स भी 3 ही यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ये दोनों जो इक्वल आ रहे हैं ये मेरे पास वेरिएबल्स से छोटा नंबर है। अगर मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो हो सकता है रैंक ऑफ ए बी मेरे पास 2 आ जाए। तो मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि मेनी सॉल्यूशंस उसके एग्जिस्ट करेंगे। और ये वाला तो है ही इनकंसिस्टेंट का, यानी कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। राइट, तो हमने बेसिकली क्या करना है, रैंक ऑफ ए पहले हमने देख लिया, रैंक ऑफ ए हमने पहले ही देख लिया कि भाई जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगा ऑब्वियसली उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज होंगी वो उसका रैंक होगा। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है कहाँ तक? इक्लॉन फॉर्म तक, फिर वहां लाके उसका रैंक चेक करना है। फिर अगर वो दोनों वेरिएबल्स के इक्वल आ गए फिर हम कहेंगे उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे थे, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे कहाँ तक? इसको रिड्यूस करेंगे हम इक्लॉन फॉर्म तक। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम ये करते हैं कि यहाँ पे तो वन मौजूद है ही, तो वन के नीचे ये दोनों हमें जीरो चाहिए। तो हम पहले R2 पे ऑपरेशन करेंगे, R2 में माइनस करवा देंगे 2 टाइम ऑफ R1। और दूसरा ऑपरेशन चाहे तो यहीं कर लें R3 में, या चाहे तो अगले स्टेप में कर लें। R3 में माइनस करवा देंगे 5 टाइम ऑफ R1, यानी कि R1, क्योंकि R1 में नंबर 1 मौजूद है, तो 1 रॉ तो एज इट इज आ जाएगी, 1 -2 और -1। फिर R2 में जब मैं माइनस करवाऊंगी 2 टाइम ऑफ R1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 -2 ये तो हो जाएगा 0। राइट, ये -2 है, ये भी -2 है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जा +4 हो जाएगा, और 3 + 4 इज 7। राइट, अब ये 1 माइनस 2 2 जा 4 प्लस प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5। और इसी तरह से ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 + 1 इज 3। इसी तरह से जब मैं R3 को -5 टाइम ऑफ R1 करवाऊंगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 5, सॉरी 5 - 5 0। फिर यहाँ पे आएगा मेरे पास 6, फिर ये आएगा मेरे पास 7, और फिर ये आएगा मेरे पास 6। दो ऑपरेशन मैंने एक साथ करवा दिया, आप चाहें तो अलग अलग स्टेप में करवा दें। अब अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे रॉ 1 में तो 1 मिल गया, लीडिंग एलिमेंट 1 मिल गया, उसके नीचे 0 भी आ गए। अब इस 7 को मुझे 1 बनाना है। 7 को 1 बनाने के लिए हम 7 से डिवाइड करवा देते हैं रॉ 2 को, तो सिर्फ रॉ 2 में चेंज आएगा, रॉ 1 एज इट इज रहेगी, और रॉ 3 भी एज इट इज रहेगी। जो चेंज आएगा, वो 1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 1 = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 + 1 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 + 1 = 11 + 1 + 1 = 12 + 1 + 1 = 13 + 1 + 1 = 14 + 1 + 1 = 15 + 1 + 1 = 16 + 1 + 1 = 17 + 1 + 1 = 18 + 1 + 1 = 19 + 1 + 1 = 20 + 1 + 1 = 21 + 1 + 1 = 22 + 1 + 1 = 23 + 1 + 1 = 24 +
वो रॉ 2 में आएगा, यानी कि 0 7 से डिवाइड होगा 0 ही रहेगा, 7 7 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/7 और यहाँ पे आ जाएगा 3/7। राइट। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब स्टूडेंट ये जो 1 है, 1 के नीचे भी मुझे 0 चाहिए क्योंकि मुझे इसे क्लोन फॉर्म बनाना है। तो R3 में चेंजेस आएगी, यानी कि मुझे इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, R2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि वो नीचे माइनस होके 0 आंसर दे दे। रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी, रॉ 2 भी एज इट इज रहेगी, 3/7। अब ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 7 है, माइनस 6 टाइम of 5/7, 6 5 are 30/7, 7 minus 30/7 is 19/7। और इसी तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24/7। चाहे तो ये रफ वर्क बाद में इसको रिमूव कर लिया करें इस तरह से। राइट। अब स्टूडेंट अगले स्टेप पे मुझे क्या करना है कि मुझे इस 1 के नीचे तो 0 आ गया, यानी कि सेकेंड रॉ का भी काम कंप्लीट हो गया कि लीडिंग एलिमेंट 1 है और 1 के नीचे 0 है। अब ये 19/7 के मुझे 1 करना है क्योंकि लीडिंग एलिमेंट लीडिंग नंबर मुझे 1 लेके आना है। यहाँ पे 19/7 है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 7/19 को R3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि 19/7 जब इससे मल्टीप्लाई हो तो वो सब कुछ कैंसिल होके रिजल्ट आ जाए 1। रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 3 में 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा। 19/7 मल्टीप्लाई बाय 7/19, 7 से 7 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, 1 रह जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 24/7, 7 से 7 कैंसिल होके 24/19 रह जाएगा। तो ये क्लोन फॉर्म तो बन गई है। यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे 0 है और नॉन जीरो रॉस तो है ही नहीं। राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने जब ये देखा तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, यानी कि रैंक ऑफ ए बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना मेरे पास, इसको ए बी से रिप्रेजेंट कर दें। हमने रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लिया जिसको हमने ए बी का नाम दिया था और ये भी रिजल्ट आया है 3 और रैंक ऑफ ए तो था ही 3। तो हमने पहले ही देख लिया था कि रैंक ऑफ ए क्या है, हमारे पास 3 ही है। तो रैंक ऑफ ए भी 3 है, रैंक ऑफ ए बी भी 3 है और एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन जिसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ये भी 3 ही है। तो इसका मतलब है कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एन, इज इक्वल्स टू एन, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पहले तो हम ये लिखेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट with a unique solution, with a unique solution। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो यूनिक वाला कंसिस्टेंट है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे, तो हमने लिख दिया उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट अब इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में जो हमारे पास सिस्टम है वो ये लिखा हुआ और इसका हम मैट्रिक्स ए बना लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 2 2, वाई का कोफिशिएंट है 2 1 फिर 3, जेड का कोफिशिएंट है 1 2 एंड -1, साथ में एक्स वाई जेड और कांस्टेंट है मेरे पास 2 -1 9। राइट। अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो मैट्रिक्स ए आपके पास है वो एज इट इज लिखिए पहले, 2 1 3 1 2 -1, फिर साथ में चाहे तो डॉट डॉट डाल दें या लाइन डाल दें और 2 -1 9। ये मेरे पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है बी। अब हम क्या करेंगे कि इसकी क्लोन फॉर्म बनाएंगे और इस पे जो रॉ ऑपरेशन जो हमारे पास है इस पे इम्प्लीमेंट करते हुए इसको क्लोन फॉर्म बनाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको, यहाँ पे तो 1 मौजूद है, ऊपर तो 1 मौजूद है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे 0 0 करना है,
तो हम एक साथ ही ऑपरेशन करवा लेते हैं, यानी कि रॉ 2 को माइनस करवा लेते हैं 2 टाइम ऑफ रॉ 1, क्योंकि ऊपर 1 मौजूद है तो 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और नीचे लाके माइनस करवा देंगे। और सेम काम हम रॉ 3 के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही है। तो सेम हम 2 ऑपरेशन एक साथ करने जा रहे हैं। तो पहले वाले तो एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। फिर 1 माइनस 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 इज -3। फिर ये 2 और ऊपर 1 मौजूद है तो ये 2 माइनस 2 ये भी 0 ही हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे आ जाएगा -1। -1 जब माइनस होगा किससे, 2 2 जा, एक 2 ऊपर ऑलरेडी मौजूद है तो ये हो जाएगा मेरे पास -5। सेम काम रॉ 3 के लिए भी करेंगे, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3 और फिर आ जाएगा 5। राइट, दोनों ऑपरेशन मैंने साथ करवा लिया। आप चाहें तो अलग अलग करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है अलग अलग करवा लें, लेकिन मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने एक साथ करवा लिया। अब स्टूडेंट मुझे 1 के नीचे तो 0 मिल गए। अब सेकंड रॉ में मुझे पहला जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो 1 चाहिए। तो मुझे -3 खत्म करना है, तो मैं -1/3 कर लूंगी रॉ 2 के लिए, यानी कि -3 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। -3 डिवाइडेड बाई -3 इज 1। 0 को डिवाइड करेंगे 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5/3। और थर्ड रो एज इट इज। अब इस 1 के नीचे भी मुझे 0 चाहिए। ये जो 1 है सेकेंड रो का, इसके नीचे भी 0 चाहिए और नीचे -1 है। तो सिंपल क्या करेंगे, R3 में प्लस करवा देंगे R2। फिर ये मेरे पास फर्स्ट रो तो एज इट इज आ जाएगी, सेकेंड रो भी एज इट इज आ जाएगी। थर्ड रॉ में जब मैं प्लस करवाऊंगी, 0 + 0 0, -1 + 1 इज 0, -3 + 0 इज -3, और 5 + 5/3 इसको करेंगे 5 + 5/3। एलसीएम ले लें, 5 3 15 + 5 इज 20/3। अब बस एक स्टेप रह गया कि मुझे ये वाला एलिमेंट, यानी कि थर्ड रॉ का पहला एलिमेंट मुझे 1 बनाना है। तो -3 है तो हम एक काम ये करेंगे कि -3 से उसको डिवाइड करवा देंगे रॉ 3 को, यानी कि मल्टीप्लाई होगा -1/3। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू, पहली रॉ में कोई फर्क नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी। दूसरी रॉ भी एज इट इज रहेगी। तीसरी रॉ में हमने -3 से डिवाइड करवाया है, 0 0 तो ये हो जाएगा 1। और 20/3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/3 के साथ, यानी कि ये कुछ ऐसे होगा 20/3 और -1/3। तो -20 और 3 3 जा 9। -20/9। तो ये बन गई मेरे पास एक क्लोन फॉर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो क्लोन फॉर्म बनी है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे भी 0 है, सब चीजें सेट है। क्लोन फॉर्म बनने के बाद जब मैं रैंक ऑफ ए बी निकालूंगी, यानी कि नॉन जीरो रॉज जब हम चेक करेंगे, तो नॉन जीरो रॉज कितनी है, 1 2 3, तीनों नॉन जीरो रॉज हैं। और रैंक ऑफ ए तो हमें पहले ही पता था, इसका रैंक ऑफ ए ये भी है हमारे पास 3 ही। और वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो भी 3 ही हैं। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, या सॉल्यूशन की जगह पे आप सिस्टम का वर्ड यूज करें, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमने क्यों कहा, क्योंकि जो रैंक आया है वही हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल भी है विद यूनिक सॉल्यूशन। राइट, जो रैंक आया है अगर वही हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हों तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पार्ट 2 था ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम बना है और इसी का यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास आया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।